So welcome back, myself Manoj, and welcome back in my videos. So अब तक we have discussed about Raja Rao, and we have talked about autobiography of the Raja Rao. Now let us continue and let us talk about the Kantapura. Well, already I told you about the Kantapura is a novel which has been written by Raja Rao, and it was written in 1938. तो अब कांतापुरा के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. नंबर 1, राजा राव का ये पहला फर्स्ट नॉवल है और इसके लिए राजा राव जो है वो बेस्ट नोन, ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं कांतापुरा के लिए राजा राव. एंड इज द स्टोरी ऑफ ए साउथ इंडियन विलेज. ये जो कांतापुरा ये एक गांव है, ये जो गांव है वो साउथ इंडिया के अंदर एक विलेज है, वहां पर ये कांतापुरा गांव है. द नॉवल इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्तना पुराना बाय एन ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज अचक्का. इसके अंदर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि द नॉवल इज नरेटेड बाय द नॉवल इज नरेटेड बाय एन ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज अचक्का. देखिए, अचक्का के बारे में याद रखिए, ये वन ऑफ द कैरेक्टर है. ये जो पूरा का पूरा नॉवल है ये अचक्का नरेट करती है और सबको बताती है. तो इस प्रकार से ये कहानी शुरू होती है. अब बात करते हैं कांतापुरा विलेज. कांतापुरा जो विलेज है वो नागामंगला तहसील में पड़ता है और ये मंड्या डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है. मैं आपको मैप में दिखाता हूं मंड्या डिस्ट्रिक्ट कहां पर पड़ता है. लुक एट द मैप. देखिए, ये हमारे सामने है कर्नाटक, मतलब कर्नाटक जो स्टेट है हमारा, उसका मैप है हमारे सामने. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट हसन. हसन जो है वो एक होम टाउन है राजा राव का. इसी के पास मंड्या नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है. उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस कहानी को रचा गया है. इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखिए, ध्यान से देखिए, ये मंड्या नाम का डिस्ट्रिक्ट है और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, एक नागामंगला, ठीक है, नागामंगला नाम की तहसील है. वहां पर एक कांतापुरा नाम का विलेज है. ये वास्तव में एग्जिस्ट करता है कर्नाटका स्टेट के अंदर. तो ये याद रखना, मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर ये कांतापुरा विलेज एग्जिस्ट करता है और उसी की लोकेशन, उसी की जो कांतापुरा की जो सेटिंग है इसी के अंदर रखी गई है. अब बात करते हैं, कांतापुरा वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंडन इन 1938. देखिए, लिखने का तो एग्जैक्टली मैं आपको ये बात बताता हूं कि इसका होता क्या है कि किसी भी नॉवल को कब लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, कब पब्लिश करवाया गया उसी पर्टिकुलर डेट से इसकी पहचान बनती है. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एग्जैक्टली डेट नहीं पता, बट फिर भी इसको शायद 1939 के अंदर और मे बी इसके बीच में लिखा गया था. और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये रिटर्न हुआ था तब राजा राव जो थे वो फ्रांस के अंदर थे, ठीक है, फ्रांस में रहते थे, वहां पर स्टडी कर रहे थे वो. उस वक्त उन्होंने कांतापुरा लिखा. तो देखिए, बड़ी अजीब सी एक इंटरेस्टिंग कहानी बनती है. देखिए, मैं आपको बताता हूँ. कांतापुरा को लिखा गया था फ्रांस के अंदर और जो स्टोरी है वो बेस्ड है इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन जो फ्रीडम फाइटिंग जो स्ट्रगल था उसके ऊपर. और इसे पब्लिश करवाया गया था लंदन के अंदर 1938 के अंदर, विच इज टिपिकली माइल्स अवे फ्रॉम द होमलैंड इंडिया. और जो फ्रांस है ऑब्वियसली वो काफी मतलब बहुत मिलियंस माइल्स अवे है हमारे जो इंडिया से. अब एक कोटेशन है जो कि कांतापुरा के अंदर जो कि राजा राव लिखते हैं. देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं. आई रोट कांतापुरा इन ए 13th century काशल इन द फ्रेंच अल्प्स. अल्प्स का मतलब होता है पहाड़, ठीक है. फ्रेंच मतलब फ्रांस की एक पहाड़ी है, वहां पर एक काशल है. मतलब काशल मतलब एक मतलब काशल को हिंदी में बोलते हैं एक किला है जो कि 13th century में बना था. और वो इस यहां पर राजा राव बोल रहे हैं कि भाई मैंने कांतापुरा को 13th century के बने हुए काशल फ्रेंच अल्प वहां पर लिखा था, जो कि बिलोंग करता है, ये जो काशल है वो बिलोंग करता है डॉफिन ऑफ फ्रांस. डॉफिन ऑफ फ्रांस एक रियासत है, डॉफिन रियासत है एक फ्रांस की. वहां पर ये जो काशल है उसका बिलोंग करता है और 13th century में ये बना था. वहां पर बैठकर मैंने ये कांतापुरा लिखा. एंड आई स्लेप्ट एंड वर्कड ऑन द नॉवल.
मैं वहीं पर सोता था और वहीं पर इस पर्टिकुलर नॉवल के ऊपर काम करता था, इन द रूम ऑफ द क्वीन। एक क्वीन का रूम होता था, देखो क्वीन वगैरह तो मर चुके हैं, बट वो क्वीन का रूम होता था, वहां पर मैं इस पर्टिकुलर नॉवल को लिखता था और वहीं पर मैं सो जाता था। तो इस प्रकार से ये कोटेशन लिखी गई है, आपको एग्जाम में लिखनी है, याद रखना। अब बात करते हैं इस नॉवल को लिखने का पर्पस क्या है और इस नॉवल की जो बेसिक थीम बनती है वो क्या है। तो देखिए राइट साइड में आप काशल भी देख सकते हैं, इस प्रकार का एक काशल है ये, इसको कास्टल नहीं बोलते, इसको काशल बोलते हैं, मतलब किला। द प्राइम पर्पज ऑफ दिस नॉवल इज टू गिव एन अकाउंट ऑफ, देखिए एक जो मुख्य पर्पज है इस जो नॉवल का, इसके अंदर एक अकाउंट का मतलब है कि किसी के बारे में व्याख्या करना, डिस्क्रिप्शन देना। गांधी जी का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो देखिए होता क्या, मैं आपको बताता हूं। 1990, ध्यान से सुनना, 1919 के अंदर, ठीक है, 1919 में कौन सी घटना हुई थी? अमृतसर के अंदर, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 1919 में। 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उससे पहले महात्मा गांधी कोऑपरेट करते थे अंग्रेजों के साथ, ठीक है। उनकी जो रणनीतियां होती थी उनको कोऑपरेट किया जाता, उनके साथ मिलजुल कर वो कोशिश करते थे कि हम स्ट्रगल को यूज करें, हम स्ट्रगल करें अपनी फ्रीडम फाइटिंग के लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, अपनी आजादी के लिए। मगर जब 1919 के अंदर जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी और जितने भी गांधीनियन, ठीक है, गांधीनियन का मतलब हुआ कि वो सब लोग जो गांधी को फॉलो करते हैं, उनके नॉन वायलेंस जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हैं, वो सभी गांधीनियन हैं। उन्होंने एक आंदोलन चलाया, एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट का नाम था नॉन कॉपरेशन आंदोलन, ठीक है, मतलब ना जो सहयोग ना देना, उस सहयोग मतलब नॉन कॉपरेशन आंदोलन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जितने भी खादी के मतलब कपड़ों को, मतलब सव्य जो हमारे जो देश के बने हुए जो कपड़े हैं, जैसे खादी के कपड़े हैं, उनका यूज करना, हमें अंग्रेजों की जो अंग्रेजी शासन में जो कॉलेजेस होते थे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होते थे, उनमें जितने भी भारतीय लोग काम कर रहे हैं वो लोग इस आंदोलन के द्वारा मतलब वो अंग्रेजों का साथ छोड़ देंगे और मतलब उनके साथ जिस प्रकार से भी कॉपरेट किया जा रहा है उन सब कॉपरेट को बदलकर नॉन कॉपरेटिव बना दिया जाएगा, ठीक है। उनके अंग्रेजी कपड़ों का मतलब जलाया जाएगा, उनका अंग्रेजी कपड़ों का नहीं पहना जाएगा, अंग्रेजी सामान का यूज नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। अब उसके बाद फिर जब नमक कानून मतलब सॉल्ट कानून बना था तो गांधी जी ने उसको भी तोड़ा और वो आई थिंक 400 किलोमीटर तक चले और समुद्र ओशियन के पास जाकर नमक बनाया और खुद का नमक यूज करके ऐसे किया। तो इस प्रकार ये जो नॉवल है ये गांधी की जो फाइट है, फ्रीडम फाइटिंग है, जो स्ट्रगल है, जो 1919 के अंदर शुरू हुआ था और 1930 तक ये चला था, उस पर्टिकुलर पीरियड को कवर करता है। गॉट इट माई पॉइंट। अब दूसरी बात, गांधी जी इस पर्टिकुलर नॉवल में इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर राजा राव गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस है भारतीय फ्रीडम फाइटिंग के अंदर, लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा गांधी जी का, उसको दिखाया गया, ठीक है। कांतापुरा जो छोटा सा गांव है, उस पर्टिकुलर गांव के अंदर लोगों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को ये बताया गया है। तो प्लीज याद रखें। अब फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। कांतापुरा इज ए सेट ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंसी मूवमेंट दैट अल्टीमेटली लिबरेटेड द नेशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947। ये तो पता ही आपको। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, इसको समझ लें तो हमें शायद नॉवल को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये लेंथी नॉवल नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इंसिडेंट से रिलेटेड है, इसके ऊपर बेस्ड है। देखिए होता क्या है, दिस मोमेंट आर्ग्यूएबली लास्टेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर जो ब्रिटिश के जो कॉलोनिज्म है, कॉलोनिज्म का मतलब होता है कि जब एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश को गुलाम कर लेता है और उसको अपनी कॉलोनी बना लेता है, इस प्रकार के प्रोसेस को और इस प्रकार का जो एक सिस्टम है, इसको कॉलोनिज्म बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर नॉवल है ये ब्रिटिश कॉलोनिज्म जो है साउथ एशिया के ऊपर जो हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है और इसकी जो शुरुआत है वो कैंपेन से हुई थी। कैंपेन मतलब एक प्रकार का गुट ग्रुप, और वो ऑर्गेनाइज था नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस हेडेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, उनके ऊपर ये बेस्ड है। अब होता क्या है, हिज इंडियन नेशनल कांग्रेस बिगेन इन द 1920s
आफ्टर ए ब्रिटिश जनरल ऑर्डर्ड द ट्रूप्स। देखिए क्या होता है, 1920 मतलब 1919 के आसपास की घटना है कि भाई एक ब्रिटिश जर्नल ने अपने ट्रूप का मतलब होता है कि उन सोल्जर्स को, आर्मी का जो टुकड़ी होती है उसको ट्रूप बोलते हैं, TROOP ट्रूप। तो क्या होता है, ब्रिटिश जनरल ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया भाई जाओ और पंजाब के अंदर अमृतसर, वहां पर जलियांवाला बाग है, वहां पर जो थाउजेंड्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, मतलब हजारों की संख्या में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति से, वहां कोई दंगा नहीं हो रहा था, शांति से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को शूट कर दो। और उस घटना के द्वारा गांधी जी ने एक निर्णय लिया, एक डिसाइड किया। देखिए क्या होता है, आफ्टर डिसाइडिंग दैट इट वुड बी इमोरल टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि भाई इस घटना के बाद ये तो अनैतिक बात होगी कि ब्रिटिश लोगों के साथ कोऑपरेट करना, अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी ने क्या किया, लॉन्च किया एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। ठीक है, नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो कि एक कोशिश थी कि भाई स्वराज, हमारा खुद का रूल हो, हमारे खुद का राज हो देश के ऊपर, उसको अचीव करने का एक कोशिश था, एक अटेम्प्ट था। अब उन्होंने कैसे इस आंदोलन को चलाया वो समझने की बात है। इंडिया बाय एनकरेजिंग इंडियंस, इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने चलाया, भारतीयों को एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया भाई फॉरेन गुड्स, मतलब अंग्रेजों के मतलब ब्रिटिश के बने हुए जो गुड्स हैं उनको रिफ्यूज कर दो, हम नहीं यूज करेंगे। खास तौर पर स्पेशली लिकर और क्लोथिंग, शराब और वहां के बने हुए कपड़े, इनको हमने रिफ्यूज कर दिया। रिजाइन देयर पोस्ट इन ब्रिटिश स्कूल्स, ब्रिटिश स्कूल्स में जो भारतीय लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया और रिफ्यूज टू फाइट। और उस समय देखिए ध्यान दीजिए 1939 से लेकर 1945 के अराउंड में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। तो ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तो 1990 से इसको इंस्पिरेशन मिली, जलियांवाला हत्याकांड से ये जो मूवमेंट है शुरू हुआ और ये काफी 1940 के अराउंड, मतलब 1930s के अराउंड चला। तो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने अपने सोल्जर्स, अपने आदमियों को बोला महात्मा गांधी ने कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर भारतीय जो कि ब्रिटिश के अंडर लड़ रहा है वो अपने आर्मी, मतलब भारतीय आर्मी मना कर दे, हम नहीं लड़ेंगे। तो इस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। अब गांधी जी फेमसली सर्व्ड 2 ईयर, आगे देखिए छोटी सी बात है कि गांधी जी ने इस प्रकार के मूवमेंट के कारण उनको जेल में डाल दिया गया और उन्होंने काफी प्रकार की हंगर स्ट्राइक, मतलब भूख हड़ताल भी की, प्रोटेस्ट भी किया। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। बट आपको ये याद रखना है कि ये मूवमेंट जो था वो किस दौरान, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कवर करता है, ये जो नॉवल है। ठीक है, ये 1990 से लेकर 1930s, मतलब 1940s के अराउंड का जो पीरियड है उसको कवर करता है और उसके अंदर जो नॉन कॉपरेशन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है इस पर्टिकुलर नॉवल के कैरेक्टर्स को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बिना अपना टाइम वेस्ट करें हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू that in order to understand Kantapura better, you have to understand the character in depth. कैरेक्टर्स को अच्छे से समझना, वो किस प्रकार के कैरेक्टर है, किस जाति से बिलोंग करते हैं, उनका रोल क्या है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और आई थिंक इन डेप्थ आई विल एक्सप्लेन। So what you need to do, you have to keep all the character in your mind properly in order to understand this novel properly. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूर्ति की। ठीक है, मूर्ति साउथ इंडियन कैरेक्टर है, ये याद रखना। मूर्ति है, ये जाति से ब्राह्मण है। ठीक है, और ब्राह्मण जो है वो सोशल कास्ट इन इंडिया, उसको हाई क्लास माना जाता है भारत में। अभी क्या होता है, वो अपने विलेज कांतापुरा में वापस लौटकर आता है। ही इज हैवली इंस्पायर्ड। अब ये क्या होता है कि देखिए, मूर्ति जो है वो महात्मा गांधी के जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट है, जो मैंने आपको बताया नॉन कॉपरेशनल जो मूवमेंट है, इस प्रकार के मूवमेंट से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और भारत को आजाद करवाने के लिए। तो वो क्या होता है कि इस प्रकार के मूवमेंट्स में अपना पार्टिसिपेट करता है और एक तरह से देखिए भारत के अंदर तो महात्मा गांधी फेमस है और उस कांतापुरा के अंदर
मूर्ति जो होता है उसको एक एज ए महात्मा गांधी, छोटा महात्मा गांधी के रूप में उसको ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही शावर्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट बाय द पीपल ऑफ कांतापुरा। देखिए, कांतापुरा जो गांव होता है वहां पर इसको बहुत सारा प्यार भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है, क्योंकि हु डिसाइड टू फॉलो हिम अनफ्लिंचिंगली। अनफ्लिंचिंगली मतलब कि मतलब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो बिना, अनफ्लिंचिंगली का मतलब यही होता है कि मतलब पूरे साहस के साथ और बेधड़क, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो महात्मा गांधी को फॉलो करता है और उनके आदर्शों को अपनाता है अपने जीवन में। इन दिस नॉवल, इन द नॉवल ही इज रेफर्ड टू एज द स्मॉल माउंटेन। याद रखिए, कांतापुरा के अंदर, ठीक है, कांतापुरा गांव के अंदर मूर्ति को एक स्मॉल माउंटेन मतलब छोटा पहाड़ माना जाता है, और हालांकि महात्मा गांधी को बिग माउंटेन समझा जाता था भारतीय। मैंने अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी तो भारत के ही मतलब बहुत बड़े गांधी महात्मा थे, और वो एक छोटे से मतलब गांव का, मतलब कांतापुरा गांव का एक छोटा सा महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता था। He manages to establish the Congress Party in adherence to Gandhian values in कांतापुरा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आजादी से पहले से ही स्टैब्लिश थी, और उस समय गांधी जी जो थे वो बहुत बड़े मतलब देखिए मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो पूरे के पूरे भारत के अंदर अपना जो एक प्रकार से मूवमेंट चलाती थी उस समय। मगर उस कांतापुरा के अंदर भी एक छोटी सी पार्टी बनाई थी, किसने? मूर्ति ने। उसका नाम क्या था? कांग्रेस पार्टी। और ये माना जाता था कि वो कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसके जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, रेगुलेशंस है, वो महात्मा गांधी के वैल्यूज पे आधारित है। मतलब कि मूर्ति जो है वो पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर देता है गांधी जी और उनके मूवमेंट्स के ऊपर। इसी प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, जिसका नाम है रत्ना। देखिए, रत्ना जो होती है वो कमलम्मा, याद रखना, कमलम्मा नाम की एक औरत होती है, वो भी विडो होती है, उसकी डॉटर होती है, और कमलम्मा की ये डॉटर होती है रत्ना। ये जो होती है ये मतलब क्या होता है कि इसकी जो शादी हो जाती है 10 साल की उम्र में, और कुछ ही समय बाद उसके जो हस्बैंड होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार जो रत्ना है वो एक विडो है, और उसकी मदर क्या करती है, उसको ऑस्ट्रेसाइज कर देती है। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है कि उसको बिरादरी से, समाज से बाहर निकाल देती है। शायद विडो को निकालते होंगे, एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता क्यों निकालते, बट उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या होता है, वो विलेज के बाहर, मतलब कांतापुरा जो विलेज है, मैं आपको ना उसका, जब हम नॉवल की जो टेक्स्ट को शुरू करेंगे तब मैं आपको पूरी सेटिंग बताऊंगा कि किस प्रकार से उसमें अलग अलग जातियों के लोग अपने स्टैब्लिश हैं, बसे हुए हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, इस पर्टिकुलर कांतापुरा विलेज के अंदर, उस विलेज से बाहर, ठीक है, विलेज से बाहर छोटी जाति के लोग रहते थे, ठीक है, नीच जाति के लोग, जिसको परिहा बोलते हैं। जैसे कि मैंने इन द लास्ट नॉवल आई टोल्ड यू कि जो जमादार है, स्वीपर है, इस प्रकार के चमार, भंगी, इस टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है। देखिए, सॉरी फॉर माय वर्डिंग कि मैं इस प्रकार की किसी भी जो डिस्क्रिमिनेशन है या किसी को नीचा या गलत बोलना में बिलीव नहीं करता। ये सिर्फ भाषा का यूज सिर्फ इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड exactly the word which is used for the people, not by me but people those indulging themselves in the discriminations and casteism. तो let us continue. अब मैं बताता हूँ, रत्ना जो होती है उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेसाइज, याद रखना वर्ड को, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है, और उसको गांव से बाहर निकालकर एक परिहा, मतलब एक आउट ऑफ मतलब विलेज के बाहर रहने के लिए दिया जाता है। तो वहां पर लोग जो होते हैं उसको परिहा के रूप में उसको ट्रीट करते हैं, जबकि वो ऐसी होती नहीं है, और उसको सोर्स ऑफ सेम, मतलब एक शर्म का, मतलब शर्म मानते हैं उसको, उस समाज का, उस पर्टिकुलर गांव का। शी गेट्स क्लोज टू मूर्ति अर्ली इन हिज कैंपेन ऑफ रेजिस्टेंस। अब होता क्या, मूर्ति जो होता है वो अपने कैंपेन को, अपने जो मूवमेंट है, अपना जो आंदोलन है उसको चलाता है। तो उसी आंदोलन के दौरान जो रत्ना होती है वो मूर्ति के क्लोज आ जाती है। क्लोज आने का मतलब होता है उसके कॉन्टेक्ट में आती है, और मूर्ति जो होती है वो जो रत्ना जो होता है वो मूर्ति की केयर भी करती है। जब एक बार क्या होता है, मूर्ति 3 दिन का फास्ट रखता है, और फास्ट भी किससे इंस्पायर होकर रखते हैं? महात्मा गांधी से। तो उस फास्ट के दौरान रत्ना मूर्ति की काफी ज्यादा केयर करती है। अब थर्ड कैरेक्टर अचक्का। अचक्का के बारे में याद रखना, ये स्टोरी जो है इसको नरेट अचक्का ही करती है, और अचक्का कास्ट से ब्राह्मण जाति की होती है, ठीक है। और उसके बारे में ये बोलते हैं कि अचक्का जो गांव में जितने भी लोग रहते हैं अलग अलग जातियों के, उन सब को जानती है अच्छे से। तो अचक्का के बारे में ये बताया जाता है। तो याद रखना, अचक्का इस स्टोरी को नरेट करती है। देखिए, अब बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टर की।
इससे पहले अचक्का के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं भट्टा। भट्टा नाम का एक जो पर्सन होता है उसके बारे में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए, नंबर 1, ए पावरफुल एंड श्रूड बिजनेसमैन। ये कांतापुरा विलेज के अंदर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और चालाक बिजनेसमैन होता है, जिसका काम होता है कि जितनी भी लैंड है, जमीनें हैं, उनको कलेक्ट करना, अपने कब्जे में लेना और पावर को अपने कंट्रोल में रखना। अब किस प्रकार का पावर की बात कर रहे हैं तो देखिए, हम देखते हैं। हालांकि क्या होता है कि वो लोगों को अपने आप को जनरस दिखाता है, ठीक है, बड़ा ही जनरस है। जनरस का मतलब होता है उदार इंसान, दयालु, ठीक है। लिख लीजिए वर्ड जनरस, GENEROS। जनरस वर्ड दिखाता है विलेजर्स को। वो क्या करते हैं विलेजर, वो इससे भाई जो पैसा होता है उधार ले लेते हैं इनसे, और ये क्या करता है, काफी ज्यादा हाई चार्जेस भी लगाता है उनके ऊपर, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ही इज क्लोज टू द स्वामी एंड टेक्स गवर्नमेंट मनी टू अपोज मूर्तिज गांधीयन मूवमेंट। अब क्या होता है, ये जो एक स्वामी नाम का एक और कैरेक्टर होता है, उससे उसके साथ क्लोज मतलब काफी नजदीक होता है ये। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा लेते हैं, और पैसा इसलिए लिया जाता है कि भी जो मूर्ति है, जो गांव में जो गांधी जी के मूवमेंट को चला रहा है, ठीक है, उसके मूवमेंट को बंद किया जाए, उसको अपोज किया जाए। अब आगे क्या होता है, विच ही सीज एज बैड बिजनेस। अब ये मूर्ति के जो गांधीयन मूवमेंट है, जो गांधी जी के मूवमेंट्स है, उनको एक बैड बिजनेस के रूप में मानता है कि ये बेकार बिजनेस है। अब आगे देखिए, ही पेज ऑफ अदर विलेजर्स एंड इवन अरेंजेस वाटरफॉल वेंकमा's डॉटर्स वेडिंग। अब क्या होता है यहाँ पर, देखिए, पूरे विलेज के अंदर ये अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करता है कि ये बहुत महान है। अब होता है क्या है कि वहां पर एक वेंकटम्मा की डॉटर होती है, बेटी होती है, उसकी शादी में बहुत सारा पैसा लगाता है और उसकी शादी को अरेंज करता है। वो अरेंज इसलिए करता है ताकि विलेज, वहां के लोगों की, मतलब कि कांतापुरा के लोगों का फेवर उसे मिल जाए। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कांतापुरा विलेज के अंदर मूर्ति, ठीक है, मूर्ति को ज्वाइन करते हैं, उसके मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, उसके गांधी जी का जो वैल्यूज होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, एक बार की बात है कि पूरे कांतापुरा में जब है ना, आगे स्टोरी में बताऊंगा कि कांतापुरा को जलाया जाता है, तो सबसे पहले जो कांतापुरा में घर को जलाया जाता है ना, वो इसी भट्टा के घर को जलाया जाता है। अब क्या होता है, अचक्का और रंगम्मा, ठीक है, अचक्का और रंगम्मा जानबूझकर उस घर को देखती हैं जलते हुए और अपने आप को खुश होती हैं। वो इसलिए होती है कि भट्टा बड़ा ही कमीना टाइप का इंसान होता है, जो कि लोगों के सामने अपने आप को अच्छा इंसान के रूप में पेश करता है। अब बात करते हैं स्वामी की। अभी स्वामी के बारे में मैंने आपको बताया था, भट्टा जो होता है वो काफी स्वामी के क्लोज होता है। अब स्वामी के बारे में बात करते हैं कि दास स्वामी होता कौन है। देखिए, स्वामी एक हिंदू रिलीजियस एक लीडर होता है, जो कि मेजोर जो सिटी होती है वहां पर रहता है, और वो ब्राह्मण्स का एक कैंपेन होता है। एक्चुअल में आपको बताता हूँ, मूर्ति जो होता है वो अलग अलग कास्ट, ठीक है, नीची कास्ट होती है, जितनी भी अलग अलग कास्ट है उनको सपोर्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है कि भाई तुम गांधी जी की जो मूवमेंट है, गांधीयन जो मूवमेंट है, उसको ज्वाइन करें। और मूर्ति के बारे में जब पता लगता है, देखो, मूर्ति अपने आप में एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है। जब दूसरे ब्राह्मण को पता लगता है कि मूर्ति जो है वो अलग अलग दूसरे का मतलब परिहा कास्ट या अलग अलग कास्टों में जाके खाना खाता है, वहां रहता है, तो उनको बड़ा मतलब गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुमने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया और तुम जो ये गांधी जी के मूवमेंट्स को चला रहे हो, ये बकवास काम है। इस प्रकार से उस पर्टिकुलर कांतापुरा के अंदर जो दो मूवमेंट कैंपेन चलते हैं, एक तो मूर्ति का गांधीयन मूवमेंट और उसके खिलाफ एक ब्राह्मण कैंपेन भी चलता है। अब जो स्वामी होता है वो इस ब्राह्मण्स का जो कैंपेन होता है उसको सपोर्ट करता है, ताकि मूर्तिज का जो गांधीयन मूवमेंट है उसको रोका जा सके। अब आगे चलते हैं। सो गाइज, एक बार मैं आपको कैरेक्टर्स की लिस्ट प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, एंड आई थिंक देयर माइट बी एनी कंफ्यूजन। सो सबसे पहले देखिए, मूर्ति को याद रखिए। मूर्ति जो था वो एक ब्राह्मण परिवार से होता है, और वो एक ऐसा सोशल कैंपेन, ठीक है, जो कि गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित होता है, इस प्रकार का कैंपेन चलाता है एक गांव के अंदर जिसका नाम होता है कांतापुरा। इनकी एक मदर होती है नरसम्मा, ठीक है, नरसम्मा मदर होती है, वो एक विधवा, उसकी जो मदर होती है वो विधवा होती है जिसका नाम होता है नरसम्मा। गॉट इट। अब होती है रत्ना। रत्ना जो होती है वो कमलम्मा की डॉटर होती है, ये याद रखना बात मेरी। तो पहला कैरेक्टर था हमारा मूर्ति, सेकंड है नरसम्मा, थर्ड कैरेक्टर अचक्का जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, और एक था भट्टा, ठीक है। भट्टा के बारे में मैंने आपको बताया था। एक इसकी दो वाइफ होती है, ठीक है, सवित्रा अम्मा, ठीक है, सवित्रा, ये था है, त नहीं आएगा, ये था होता है, साउथ में TH को
था बोलते हैं, ठीक है। सवित्रा अम्मा जो भाटा की पहली वाइफ होती है। एक होता है चिन्नम्मा जो भाटा की सेकंड वाइफ होती है। तो एक होता है सवित्रा अम्मा, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि कैरेक्टर आपके माइंड में सेट हो जाए। सवित्रा अम्मा, चिन्नम्मा, एक चिन्नम्मा उसकी सेकंड वाइफ होती है और सवित्रा अम्मा उसकी पहली वाइफ होती है भाटा की, ठीक है। अब होता है स्वामी के बारे में मैंने आपको बताया। ये एक विलेजर होता है जो कि एक रिलीजियस लीडर भी होता है और ये ब्राह्मण कैंपेन के साथ होता है और उस कैंपेन को मूर्ति के अगेंस्ट चलाता है। अब बात करते हैं एक और कैरेक्टर की, रंगे गौड़ा, ठीक है। रंगे गौड़ा होता है एक पटेल होता है ये उस पर्टिकुलर गांव के अंदर। याद करना ये कैरेक्टर है सिंपल। बड़े खां नाम का एक मुस्लिम पुलिसमैन होता है। इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो आगे हम प्लॉट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं 10 साहिब जो होता है वो एक शेफिंगटन कॉफी एस्टेट, ठीक है। शेफिंगटन कॉफी एस्टेट का मालिक होता है, ओनर होता है। मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार का स्टेट होता है ये, देखिए एक मिनट। यस, हम बात कर रहे थे द साहिब। देखिए जो साहिब होता है वो एक शेफिंगटन कॉफी एस्टेट होता है। इस टाइप राइट साइड में आपके एक पिक्चर है, उसमें देखिए होता है कि ये एक स्टेट होता है, मतलब कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री टाइप में होता है जहां पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मजदूर काम करते हैं, बट उनको एक स्लेव की तरह, उनको एक दास की तरह ट्रीट किया जाता है। और इस पर्टिकुलर जो गेट नजर आ रहा है आपको सामने, इस गेट की रखवाली जो करता है वो करता है बड़े खां का। वैसे तो देखिए 2 रोल होता क्या है, जो मूर्ति होता है वो इस पर्टिकुलर कॉफी एस्टेट में जाना चाहता है और वहां पर जो नीचे तबके के, मतलब नीची जाति के जो लोग काम कर रहे हैं और जो अनएजुकेटेड हैं उनको समझाना चाहता है और उनको गांधी जी का ये मूवमेंट है उसमें मेन स्ट्रीम में उनको लेकर आना चाहता है। मगर बड़े खां और इसके जो मालिक है साहिब और अलग जो ब्राह्मण जो कैंपेन है वो सब मिलकर इनको रोकते हैं, मूर्ति को रोकते हैं और इस प्रकार ये कहानी आगे बढ़ती है। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन द प्लॉट। सो लेट अस कंटिन्यू। आगे बात करते हैं एडवोकेट शंकर। एडवोकेट जो शंकर होता है वो गांधी जी का फॉलोवर होता है। अब रंगम्मा क्या होती है, देखिए याद रखना, रंगम्मा उस पर्टिकुलर कांतापुरा गांव की एक बहुत ज्यादा रिच औरत होती है, मगर वो एक विधवा औरत होती है। मगर वो क्या करती है, वो मूर्ति को सपोर्ट करती है। अब उसका एक रिलेशन में कमल अम्मा, ठीक है, कमल अम्मा नाम की एक उसकी सिस्टर होती है, वो भी विधवा होती है। अब इस कमल अम्मा की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रत्ना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। उसके बाद इसी रंगम्मा की एक सिस्टर इन लॉ होती है, ठीक है। रंगम्मा की एक सिस्टर इन लॉ होती है जिसका नाम होता है वेंकम्मा उसकी सिस्टर होती है। आई थिंक ये कम्मा करके आपको काफी कंफ्यूजन होगा, बट डोंट वरी, इसको थोड़ा सा अगर आप 1-2 बार देखेंगे ना तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं रंगप्पा नाम का एक पर्सन होता है जो कि एक प्रिस्ट होता है। अचक्का ऑलरेडी आ चुका है कैरेक्टर, तो मैं इसको काट देता हूं। अब बात करते हैं एक कंचम्मा जो होती है, कंचम्मा एक वहां की मतलब गॉडेस देवी होती है वहां की, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टर थे, मेन कैरेक्टर हैं, इनको हमने ऑलरेडी देख लिया। तो अब हम प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं।